वेलकम बैक वंस अगेन टू साइको प्रोफेसर। आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये है आपका वीडियो नंबर 4 और यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं जून 2023 का आपका एनटीए यूजीसी नेट का पेपर। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1, 2 एंड 3 रिलीज कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसको आप पहले देख सकते हैं एंड देन ये वीडियो के बाद भी आप उसको देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस वहाँ पे ऑर्डर वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षणात्मक अधिगम की अवस्था नहीं है। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। ये हमको किसके द्वारा दी गई है? ये हमको दी गई है मिस्टर बी बंडूरा के द्वारा। और क्या क्या पूछा है उन्होंने कि इनमें से प्रेक्षणात्मक अधिगम में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार की पुनः प्रस्तुति के लिए अभिप्रेरित होना। ठीक है, यहाँ पे फिर से मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। प्रेक्षित तत्वों को याद रखना, ठीक है, उसको रिटेंशन की बात कर रहे हैं। वातावरण का अन्वेषण बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 4, निदर्श के व्यवहार पर ध्यान देना, अटेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है यहाँ पे, वो आपको दिख रहा है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वातावरण का अन्वेषण यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करता है कि आपको प्रेक्षणात्मक अधिगम में वातावरण का अन्वेषण, एनवायरनमेंट से आपको कुछ भी संबंध है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो चारों है ये स्टेजेस है वहाँ पे जो हमने बताया था एमिड वाली। ठीक है, ये है आपका सेकंड है, थर्ड नहीं है एंड फोर्थ है। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है और यही आंसर आपके एनटीए की आंसर की में भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फॉर्मूला यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ मेनी होमोजेनस टेस्ट क्वेश्चंस should be added to a test to raise its reliability to the described level is। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को वर्णित स्तर तक बढ़ाने के लिए उसमें कितने समांग परीक्षण प्रश्नों को जोड़ा जाए, इस तथ्य का प्राकलन सूत्र है। ठीक है, ना ही ये स्पीयरमैन ब्राउन है, ना ही ये पियर्सन है। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका KR20 है और आपका कोएफिशिएंट अल्फा है। ठीक है, गुणांक अल्फा की बात भी हो रही है। ठीक है, दोनों में होता है, लेकिन इन्होंने आंसर की में क्या दिया हुआ है? आंसर की में आपके ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे KR20 को दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन वेट करते हैं फाइनल आंसर की का एंड मे बी उसमें चेंजेस करें वो, तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सही भी है। ठीक है, आंसर की पे ना जाए, जो सही नॉलेज है उसको ध्यान रखें, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, लेकिन उन्होंने आंसर में केवल ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, वेट करेंगे फाइनल आंसर की का एंड उसके बाद हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही यहाँ पे सही आंसर होते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज पर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे उनका ध्यान परामर्श के वो गया इस बार, परामर्श के विकास परक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अगर आप इसको छोड़ भी दें, ये मालूम भी नहीं है आपको, केवल इसको आप पढ़ें और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो भी आपको ये बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। पढ़ते हैं ऑप्शंस को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेवलपिंग पॉसिबिलिटीज, फोर्स फील्ड एनालिसिस, अंध बिंदुओं की पहचान, विचार मंथन, संभावनाओं का विकास करना और फोर्स फील्ड बल क्षेत्र विश्लेषण। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपको इस सवाल का आंसर नहीं मालूम, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि ए तीन जगह ए दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स, अंध बिंदुओं की पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, वहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उन ब्लाइंड स्पॉट्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगला जो है आपके पास ऑप्शन सी 3 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, हर कोई किस प्रकार से प्रश्नों को देखता है, लेकिन इस तरह से अगर आप सोचे तो भी आपको उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स ए, देन आप क्या करेंगे, डेवलपिंग पॉसिबिलिटीज, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, संभावनाओं का विकास करना सी, फिर आपके पास क्या आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, विचार मंथन करेंगे, कैसे करूं क्या करूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस। ठीक है, तो ये होगा आपका बी एंड देन डी, तो यही है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए सी बी डी। ठीक है, अंध बिंदुओं की पहचान, उसके बाद संभावनाओं का विकास करना, विचार मंथन और फिर फोर्स फील्ड बल क्षेत्र विश्लेषण, ये आपका करेक्ट ऑर्डर आएगा ए सी बी डी। कोई भी समस्या है आपके सामने, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग को जाने दीजिए, केवल इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स करेंगे, है ना, कि कहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख रहे हैं, कहाँ पे आपको आवश्यकता है चीजों को सुधारने की, चीजों को ठीक करने की। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे देखिए आपके पास आपको बनानी है एक कार। ठीक है, कार बनाने के लिए ऑलरेडी कार बनाई हुई है, लेकिन आपको कुछ ऐसा लूप होल ढूंढना है, कुछ ऐसी बातें करनी है
जब आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है या पता नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स, उसके बाद डेवलपिंग पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे करेंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है ना, मतलब पॉसिबिलिटीज आप ढूंढेंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। देन क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उससे विचार मंथन करेंगे कैसे करना होगा, क्या करना होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कार बन जाएगी। और फिर क्या करेंगे आप, वहाँ पे फोर्स फील्ड एनालिसिस, यहाँ पे मदद कर रहा है जो मैंने किया है या फिर ये और चीजों को खराब कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ACPD, और कुछ इसी प्रकार से होता होगा इस डेवलपमेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग के अंदर भी परामर्श की बात हो रही है, ठीक है। परामर्श के विकास परक मॉडल के अनुसार आप इन चारों को नोट कर सकते हैं इसी ऑर्डर में, ACPD। आगे अगर प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से आप NTA के आंसर की के अनुसार भी ये आंसर है, तो इसको आप आगे भी इसी प्रकार से मार्क कर देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रश्नों को देख के आपको इस प्रकार से सोचना भी है, इस प्रकार की थिंकिंग डेवलप करनी है, तो ही आप जो है उत्तर गलत भी आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो भी आप उसको सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है 1 2 3 4 करके आगे मार्क करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, पूछ रहे हैं मन सिद्धांत का आशय क्या है। मन सिद्धांत का क्या क्या आशय है, अनुभूति, अवबोध और अपने तथा दूसरों के विचार और व्यवहार के संदर्भ में लोगों के प्रत्यय का अनुमान किया जा सकता है। सर्वप्रथम इस शब्द को डेनियल गोलमैन द्वारा सृजित किया गया था। गोलमैन कहां से आ गया यहाँ पे, मन सिद्धांत की बात में, ठीक है। अपने स्वयं के तथा दूसरों की मानसिक अवस्थाओं के बारे में लोगों का प्रत्यय, 6 माह की आयु तक समस्त विश्व के बालकों में मनस ज्ञान अर्जन के सिद्धांत का उन्नत स्तर दिखाई पड़ता है। आत्मविमोह से ग्रस्त लोगों को मनस विकृति सिद्धांत से ग्रस्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, बी तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बी तो गोलमैन की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या बचता है आपके पास, ये है आपका आंसर, अनुभूति, अवबोध और अपने तथा दूसरों के विचार और व्यवहार के संदर्भ में लोगों के प्रत्येक अनुमान किया जा सकता है। ए सही है। ए सही होने के साथ ही आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पे तो ए सी सही है या फिर ए सी सही है। और यहाँ पे देखिए आत्मविमोह से ग्रस्त लोगों को मनस विकृति सिद्धांत से ग्रस्त कहा जाता है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। तो ए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, केवल ए सी और ई, ठीक है। मन सिद्धांत का आशय क्या है, आप ए सी ई इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दे जाएगा मार्क्स +2। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल, अजीबोगरीब सवाल में एक सवाल और यहाँ शामिल है। विच ऑफ करेक्ट अबाउट मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड डिजाइन, बहुशील गुण बहुविधि अभिकल्प के बारे में कौन सा सही है। इन्वेस्टिगेट्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एसोसिएट्स विद कूम्स एंड हॉलिडे, एसोसिएट्स विद कैम्बल एंड फिस्के, इन्वेस्टिगेट्स कंपोजिट रिलायबिलिटी। यह निर्मित वैधता का अन्वेषण करता है, यह कूम्स और होलाडे से संबंधित है, यह कैम्पेबल और फिस्के से संबंधित है, यह सम्मिश्र विश्वसनीयता का अन्वेषण करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये किससे संबंधित है, आपके एसोसिएट विद कैम्बल एंड फिस्के, ठीक है, इससे संबंधित है आपके, यह कैम्बल और फिस्के से संबंधित है आपका मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड डिजाइन, सी वाला। और उसी के साथ क्या मेजर करता है, ये क्या इन्वेस्टिगेट करता है, आपकी निर्मित वैधता का अन्वेषण करता है, इन्वेस्टिगेट्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो ए और सी कहाँ दिख रहा है आपको, ए और सी दिख रहा है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, और यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ए और सी की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मल्टी ट्रेट मल्टी मेथड डिजाइन अभिकल्प की बात है, एसोसिएट किससे करता है, कैम्बल एंड फिस्के से, और ये क्या इन्वेस्टिगेट करता है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। सी भी आपकी यहाँ पे चेक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। प्रिफर्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग आइटम बायस, स्लोप नहीं हो सकता, इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, फाई कोएफिशिएंट कैसे हो सकता है, ये आपका आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है। ए के साथ आप 4 मार्क करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑलरेडी निकल आ चुका है, आपको कुछ भी नहीं जानना है, देखना सुनना है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बी को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट फॉर कोरिलेटिंग टू एब्सोल्युटली डाइकोटोमस वेरिएबल, फाई कोएफिशिएंट वहां पे डाइकोटोमस की बात हो रही है। द प्लेस वेयर द रिग्रेशन लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस, इससे सिंपल क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट की बात हो रही है। द एक्सपेक्टेड चेंज इन y फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x ऑन रिग्रेशन लाइन, ये क्या है, ये आपका स्लोप है, ठीक है। सिंपल सवाल, आसान सवाल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रवणता, अवरोध, फाई गुणांक, मद अभिलक्षण वक्र, ए के साथ आपका ये जाएगा, मद अभिलक्षण वक्र की बात हो रही है। आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात हो रही है, आईसीसी जो हम निकालते हैं डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद इस प्रकार से बनता है आपका आईसीसी कर्व, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब ये देखिए पीवाईक्यू में एक और सवाल यहाँ पे, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कुछ भी पढ़, अगर नहीं भी पढ़ा है, आपको मोटिवेशन क्या है उतना मालूम है, तो भी आप इसको कर सकते थे बड़ी आसानी से। मोटिवेशन इज अ कंडीशन, थोड़ा बहुत पढ़ना तो आपको होगा। मोटिवेशन इज अ कंडीशन दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर बट गिव्स नो डायरेक्शन। अभिप्रेरण वह दशा है जो व्यवहार को ऊर्जास्वित करता है किंतु इससे कोई दिशा नहीं मिलती। ऐसे कैसे, मोटिवेट होंगे तो ही तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है जीवन में, ठीक है, दिशा आपको मिलती है, तो ये गलत हो गया।
उसके बाद देखिए मोटिवेशनल स्टेट्स अराइज ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल इंसेंटिव फैक्टर्स। अभिप्रेरणात्मक अवस्थाएं केवल बाह्य प्रोत्साहन कारकों से उत्पन्न होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर से कारक भी तो हो सकता है, आपको खुद ही इच्छा है करने की। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। अगर आपने ये सवाल गलत किया है, इस सवाल को पढ़ के आपने गलत किया है, तो आपको जो है अच्छे से यहाँ पे डीप एनालाइजेशन या एनालाइज करने की आवश्यकता है कि आपसे ये सवाल गलत कैसे हो सकता है। बड़ी आसान साफ भाषा में लिखा हुआ है कि मोटिवेशन जो है आपको एनर्जाइज करता है, बूस्ट करता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं देता। तो फिर आपका मोटिवेशन किसी काम का नहीं है अगर वो डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो। ठीक है, कि आपको नॉर्थ जाना है, वेस्ट जाना है, ईस्ट जाना है, साउथ जाना है, कहाँ पे जाना है इसके डायरेक्शन ही नहीं बता रहा तो गलत बात है। ठीक है, और अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मोटिवेशन भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब पढ़ लिया आपने, रट लिया, लेकिन उसको आपने समझा नहीं है अच्छे से कि मोटिवेशन होता क्या है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टूप इफेक्ट? स्टूप प्रभाव से क्या अभिप्रेरित है? द टेंडेंसी टू फोकस ऑन सुपरफिशियल फीचर ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, ऑटोमेटिसिटी ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, प्लानिंग बिफोर एक्टिंग, रोल ऑफ साइलेंस इन लैंग्वेज। समक्ष वर्तमान समस्या की अनावश्यक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, पठन प्रक्रिया की स्वचलता, कार्यकारण से पूर्व आयोजना, भाषा में मौन की भूमिका। ठीक है, ना ही ये है, ना ही ये है, सिंपल चीज यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। ये क्या है? आपकी पठन प्रक्रिया की स्वचलता है, ऑटोमेटिसिटी ऑफ रीडिंग प्रोसेस है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। पठन प्रक्रिया की स्वचलता, ऑटोमेटिकली आप जो है हो जाती है आपकी रीडिंग प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं स्ट्रूप इफेक्ट, यानी कि स्ट्रूप प्रभाव। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट लोकेटेड इन द टेम्पेरल, नहीं टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब भारी मात्रा में जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक गलत हुई है और उसकी वजह से कई लोगों ने आंसर भी अपने गलत किए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंखपाली टेम्पोरल लोब में अवस्थित नहीं है? कितनी बड़ी विडंबना है यहाँ पे कि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्होंने टेम्पोरल बराबर लिख दिया है, यहाँ पे नहीं लिख सके हैं। ठीक है, चलिए जाने दीजिए उसको। ऑप्शन करेक्ट क्या है इसका? एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ बॉडी सेंसेशन सच एज हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन। इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं कहाँ से? आपके टेम्पोरल लोब से। ठीक है, ये कहाँ पे होता है ये आपको मालूम है। उसी के साथ देखिए एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, ये होता है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी ऑडिटरी एरिया भी मिलेगा आपको, प्राथमिक श्रवण क्षेत्र मिलेगा, संचलन का प्रत्यक्ष और मल की पहचान का क्षेत्र, मल की पहचान, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसके दो होंगे, एक होगा आपका ब्रोका का वाक क्षेत्र और आपका एरिया फॉर ऊष्मा, शीत, स्पर्श, दाब, पीड़ा जैसे शारीरिक संवेदन के प्रत्यक्षण का क्षेत्र। ठीक है, तो 1 एंड 3 बोथ इसके आंसर होंगे। अभी आपके इसमें आंसर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही आपका आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, दोनों ही आपके टेम्पोरल लोब से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 एंड 3 करेक्ट आंसर होंगे। देखते हैं फाइनल आंसर की में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगेन देखिए रिपीटेड सवाल इसे कहते हैं। 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस फॉर्मुलेटेड बाय हेंस सेलिए इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। पहले बताया हुआ है GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो समझ जाइए आपका कोई भी चांस नहीं है, नंबर नहीं है। अगर इस प्रकार के सवाल आप गलत कर रहे हैं तो आप जो है कंपटीशन के पहले ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल, टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन आंगनवाड़ी वर्कर्स द रिसर्चर रेंडमली सिलेक्टेड 5 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट एंड कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी आंगनवाड़ी वर्कर फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको वीडियो दिखाया था, ये वाला बोला था कि इस प्रकार से आप इसको सैम्पलिंग समझ लीजिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट से उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, वैसे उठाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है इसका? गुच्छ प्रतिदर्श ग्रहण, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसी की बात हो रही है क्लस्टर सैम्पलिंग की आपके। ना ही स्ट्रेटिफाइड है, ना ही कोटा है, ना ही कन्वीनियंट है, स्तरीकृत भी नहीं है, कोटा प्रतिदर्श भी नहीं है और सुविधाजनक प्रतिदर्श ग्रहण भी नहीं है। ठीक है, ओके, ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लस्टर सैम्पलिंग। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड बाय सेरेब्रल एक्वेडक्ट? प्रमस्तिष्कीय जलवाहिनी से मस्तिष्क के कौन से अंग सशक्त होते हैं? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट फ्रंटल लोब, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। मस्तिष्क के तृतीय चतुर्थ निलय, मस्तिष्क के पार्श्विक निलय, बाम और दाहिन, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कभी हमने पढ़ाया लेफ्ट राइट कभी बात नहीं की, फ्रंटल पैराइटल में कभी बात नहीं की कि ये कनेक्टर रहते हैं। ठीक है, वो दूसरी चीज रहती है, कनेक्ट रहती है, उसका यहाँ पे कोई भी संदर्भ नहीं है।
ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका मस्तिष्क के तृतीय और चतुर्थ निलय। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये देखिए अगला सवाल, देखिए फ्री के 2 मार्क मिल रहे हैं आपको। मैच करना है लिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, स्किनर, रॉजर्स एंड हाइसेंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। सिगमंड फ्रॉइड के साथ देखिए मनोविश्लेषी मत, है ना। बी के साथ देखिए आप स्किनर के साथ व्यवहार परक की बात करेगा। सी कार्ल रॉजर्स मानवतावादी की बात करेगा। और हाइसेंक किसकी बात करेगा, आपके जेनेटिक व्यू की बात करेगा, अनुवांशिक व्यू की बात मत की बात करेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है, इजी से सवाल है ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए ये एक और ऐसा सवाल है जिसमें आपको अगर चीजें मालूम है तो आप इसको सही कर पाएंगे, और नहीं मालूम है तो आप 1 2 3 करके कुछ भी मार्क करके आएंगे। एफर्ट्स टू कोप विद द नॉलेज दैट वी विल डाई इज नोन एज, क्या है आपका, टेरर मैनेजमेंट है। चलिए मान के चलते हैं आपको आतंक प्रबंधन नहीं मालूम है, ये आप करेक्ट आंसर है टेरर मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि ये कोई जादुई चिंतन नहीं है, मैजिकल थिंकिंग नहीं है। मैजिकल थिंकिंग क्या होती है कि घोड़ा जो है सर्फ एक्सल खा रहा है। ठीक है, ये आपकी मैजिकल थिंकिंग हो सकती है। प्लानिंग पॉलिसी भी नहीं है यहाँ पे कि ये जो है मैं 4 दिन में मर जाऊंगी या 5 दिन में मर जाऊंगा। ठीक है, ये भी नहीं है। और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी यहाँ पे नहीं है। जब ये तीनों नहीं है तो बचता क्या है आपके पास, आतंक प्रबंधन। भले ही आपको आतंक प्रबंधन नहीं मालूम है, ऊपर जो आपको बताया था एक उनसे संबंधित है ये, बट फिर भी आपको टेरर मैनेजमेंट नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आपका आंसर सही हो सकता था। ठीक है, कुछ लोगों ने किया होगा इस प्रकार से एलिमिनेट, है ना। हार्डली 10% लोगों को मालूम होगा टेरर मैनेजमेंट क्या होता है बजाय इस पेपर के पहले तक। बाकी तो फिर सबको मालूम होता ही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो 1 3 एंड 4 बिल्कुल भी ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आतंक प्रबंधन इसका करेक्ट आंसर होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम पार्ट 5 में आगे के सवालों की। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपकी मर्जी है। एंड नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से जाके आप बाकी के पार्ट भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे किसी कोर्स में, अगर आप दिसंबर 2023 के लिए कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।